हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक सर्वे का ये नेक्स्ट सेगमेंट है और इसमें जो है हम चैप्टर जो है 5 और 6 दोनों को कवर करेंगे। देखो, जो चैप्टर 5 है वो कीमतें और उन पर जो है मूल्यों में वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई। महंगाई महंगाई मतलब कि वस्तु और सेवाओं के मूल्य में लगातार बढ़ोतरी। वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में सेवाओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि की दशा। निरंतर निरंतर वृद्धि की दशा। वृद्धि की निरंतर वृद्धि की दशा क्या बोले या क्या बोलेंगे इसको? इसको मुद्रास्फीति कहें। मुद्रास्फीति बोलेंगे। ठीक है। तो कीमतें और मुद्रास्फीति नाजुक परिस्थितियों के बाद जो है कामयाबी। मतलब क्या है कि इसमें यह है कि भाई मुद्रास्फीति कैसे बढ़ी, क्या वजहें थी मुद्रास्फीति। हालांकि मुद्रास्फीति की बढ़ने की तो बहुत सारी वजहें थी। उदाहरण के तौर पे कि देखो, आप देखो 2022 में, अब अगर इनिशियल फेज फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग फेज से देखोगे तो भारत में स्टार्टिंग के 3 चरण में उपभोक्ता मुद्रास्फीति, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, उपभोक्ता जो मुद्रास्फीति है ये अपने चरम पर पहुंच गई। चरम पर करीब ये 7.8%। और ये बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद इसका जो दूसरा मतलब नेक्स्ट चरण आता है तो ये डिक्लाइन होती है, ये 7 पॉइंट, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा थी। इसके बाद यानी दिसंबर 2022 तक इसमें कमी आई और लगभग ये लास्ट दिसंबर तक ये 5.7% के आसपास रह गई। इसके पीछे सॉरी, अगर हम देखें कि इसमें वृद्धि का कारण रूस यूक्रेन युद्ध के जो है नतीजे और देश के कुछ भागों में अत्यधिक गर्मी के कारण फसल की कटाई में कमी थी। अत्यधिक गर्मी के कारण जो फसल की कटाई में कमी थी। अब देखो, रसिया, रूस और यूक्रेन का वार चल रहा था और उस एरिया से जो गेहूं है बहुत ज्यादा आता है। तो ऑब्वियस वार की दशा थी, तो भाई वार की दशा होगी तो प्रभाव तो पड़ेगा ही गेहूं जैसी चीजों में, तो ऑब्वियसली। और दूसरा सबसे बड़ा एक इशू और ये था कि पिछले वर्ष कटाई से पहले हीट वेव जो है क्रिएट हुई थी। इस साल भी चल रही है। आप अभी देखो जो है चालू हो गई। मैं आज ही से, मैं ये समझूं कि मैं जिस एरिया से आता हूँ, मैं मतलब आता तो बुंदेलखंड से हूँ, लेकिन आज ही मेरी पिताजी से बात हुई तो आज वो बोले कि यार मतलब वापस से दोबारा से जो है ना पिछले वर्ष जैसे ही, मतलब बहुत जल्दी, अब पता नहीं क्या टाइम बदल रहा है, क्या समय बदल रहा है, क्या मौसम बदल रहा है कि इतना जल्दी कभी नहीं होता कि फरवरी के हम मेरे में हैं और लू टाइप चलने लगे। हालांकि बसंती हवा चलती थी, जो है बसंती हवा, लेकिन ये लू टाइप नहीं थी। ये धुंध सी है, लू टाइप सी है। इससे क्या होगा कि जो गेहूं या फिर जो रबी की जो फसलें हैं उनका जो दाना है वो दब जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि अभी ठंडी की जरूरत है, लेकिन अचानक से लू टाइप चलेगी तो अभी दाना जो दूधिया है तो उसके चलते दब जाएगा। और पिछले वर्ष भी यही हुआ। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जो है कुछ एक्शन लिए गए और उन एक्शन के बावजूद मुद्रास्फीति में जो मुद्रास्फीति की वृद्धि थी तो उसमें कुछ हद तक लगाम लगाई गई और इसे सेंट्रल बैंक की सहनशीलता सीमा के भीतर जो है लाया गया। जो जो सीमा है, मैंने आपको जो मुद्रास्फीति चैप्टर बताया था, तो मुद्रास्फीति चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको वहां पर कुछ बताया था कि भाई कुछ रेंज सेट करी गई है कि मुद्रास्फीति इससे नीचे ले आना चाहिए, हमें एक जो है टारगेट दिया गया है।
इसके साथ साथ जो पश्चिमी देश थे वहां महामारी के दौरान जो प्रोत्साहन प्रदान किया गया था, तो वो और ज्यादा मुद्रास्फीति से जूझ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कि किसी चीज का सप्लाई ना हो, जरा समझना, और अगर पैसे पंप कर दिए जाएं तो ऑब्वियसली मुद्रास्फीति जो है महंगाई बढ़ जाएगी। और कुछ ऐसे ही हुआ, पश्चिमी देशों में ये चीज देखने को मिली। मई 2022 में अपेक्षाकृत उच्च थोक मूल्य सूचकांक, जो होलसेल प्राइस इंडेक्सेस है, तो मुद्रास्फीति और निम्न जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये मुद्रास्फीति के बीच के अंतर जो है मुख्य तौर से दो सूचकांकों के सापेक्ष भार में मतलब भार में अंतर और खुदरा कीमतों पर जो है आयातित इनपुट लगान के विलंबन प्रभाव के कारण बढ़ा। देखो, आप WPI, ये मैं मान के चलता हूं कि WPI बताने की जरूरत नहीं है, CPI भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो है लेक्चर जब इकोनॉमी का जो कंप्लीट इकोनॉमी हुई थी, तो कंप्लीट इकोनॉमी के अंतर्गत मैंने आपको बहुत डिटेल में कवर किया था। वहां पर बहुत मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि भाई मुद्रास्फीति क्या होती है, कारण के आधार पर मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, दर के आधार पर मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, और मुद्रास्फीति को मेजरमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, मुद्रास्फीति को कैसे कैसे मापते हैं, CPI क्या होता है, WPI क्या होता है। तो और मुख्य आधार जो है इसके मापने का इस समय CPI है या WPI है, और किसके रिकमेंडेशंस के आधार पर है, किसने रिकमेंड किया था कि भाई जो WPI है, जो WPI की जगह CPI लाया जाए, ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तो मैं मान के चलता हूँ कि ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत क्लास में बहुत डिटेल मैनर में चीज़ें करवाई थी मैंने, ठीक है। और आप एक काम कीजिएगा कि जो है हमारे ऐप पे भटने रईस पे जाइएगा, और उस ऐप में मैंने डिटेल चीज़ें कवर करी है, बहुत डिटेल में चीज़ें कवर करी हैं। आप एक बार जो है इकोनॉमी का, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि इकोनॉमी का देखो, आप खुद ही सोचो, पूरे भारतवर्ष में देख लेना कि करीब जो है इकोनॉमी में मैंने 80 से ऊपर लेक्चर क्रिएट बनाए हैं, और ऑनलाइन 80 घंटा मतलब जो है ऑफलाइन का दुगना या तिगुना होता है। तो ऑब्वियस है कि उसमें कंटेंट होगा। तो अब देखो, एक चीज ये जान लो, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो, आप जो है बजट पढ़ रहे हो, तो एकदम दिमाग में ये डाल लो कि आपको अगर बाकी के इकोनॉमी का आइडिया नहीं है तो इसको समझ पाना मतलब बहुत मुश्किल वाली बात होती है, आप इसको नहीं समझ सकते हो। तो बहुत जरूरी है कि आप इकोनॉमी का जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, उसको समझना होगा, तभी आप जो है ये समझ सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे समझ सकते हो, या फिर जो है बजट समझ सकते हो। जैसे बजट को मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको बजट को समझना है, तो बजट को समझने के लिए आपको फिस्कल सिस्टम बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। बिना फिस्कल सिस्टम के आप बजट को नहीं संभाल सकते हो, नहीं समझ सकते हो। तो फिस्कल सिस्टम आपको समझ आना चाहिए। तो ये चीजें, अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल करके आती है कि ये मई 2022 में जो थोक मूल्य सूचकांक है, होलसेल प्राइस इंडेक्सेस हैं, तो जो कंज्यूमर प्राइसेस इंडेक्सेस हैं, इनके बीच का जो डिफरेंसेस है वो काफी ज्यादा देखने को मिला, और उस डिफरेंसेस को कम करने का जो है RBI ने प्रयास भी किया। हालांकि ये तब से मुद्रास्फीति के दो परिणामों के बीच जो अंतर कम हुआ, जो कि अभिसरण की प्रवृत्ति ये दर्शा रहा था। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का महत्वपूर्ण उपाय जो है मुख्य मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, और भारत के राज्यों और संघ शासित क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बीच खुदरा मुद्रास्फीति, उसमें दरों में अंतर देखने। अब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मैंने क्या बताया था कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, अब देखो कि आपको एक चीज लगता होगा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं कि आपको ये फील होता होगा कि सरकार जो है बहुत मांग भी उठी कि बहुत बेरोजगारी दर भी बढ़ी, मांग भी बहुत उठी कि सरकार को रोजगार देना चाहिए, सरकार को हर हाल में रोजगार देना चाहिए। और बड़े बड़े संस्थानों या फिर जो है अलग अलग टीचर्स के द्वारा, इवन मैं भी उसमें से शामिल रहा, कि उसमें क्या किया गया कि एक स्टूडेंट के साथ एक आह्वान चलाया गया रोजगार को लेकर के। आप याद करो 2022 का जो है अप्रैल वाला वो मंथ, तो
इससे क्या होता है कि मैंने हमेशा आपको बोला कि अगर मान लो कि हमारे पास सभी को पैसा दे दिया जाए और प्रोडक्शन नहीं हो, तो महंगाई बढ़ जाएगी। और मांग जनित मुद्रास्फीति में क्या था कि मांग के चलते अगर महंगाई बढ़े तो वह मांग जनित मुद्रास्फीति है। कि मांग के चलते कि मान लो सभी को सबको पैसा मिल जाए, तो मांग करेंगे तो ऑब्वियसली जो है मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो यहां पर जो है आप देखोगे कि ये कुछ जो है वजह रही। अब इसी वजह से कि ये और ज्यादा महंगाई ना बढ़ जाए, तो उस दौरान सरकारी पदों की भर्ती भी बहुत ज्यादा नहीं करी गई या उसको होल्ड किया गया। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखते होंगे कि सभी आयोग, खास करके स्टेट आयोग की मैं बात करूं, स्टेट कमीशन की, तो स्टेट कमीशन एक रुख अख्तियार करता है, एक स्ट्रेटजी अपनाता है। जब ऐसी दशा से गुजर रहा होता है तो कभी कभी वो पेपर लीक करवा देता है। जा मतलब देखो ये रियलिटी है, ये सबको पता है, हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम है फिर भी हम पेपर लीक हो ही जाता है। क्यों? क्या वजह है उसके पीछे? उसकी वजह सरकारी तंत्र ही है। कि देखो ये स्थिति बनी हुई है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जनता का प्रेशर है ही, लोगों का प्रेशर है ही, तो पेपर उसने लीक करवा दिया, तो आप कोर्ट गए या दो चार क्वेश्चन ऐसे डलवा दिए, तो अब सरकार को आप दोष नहीं दोगे, मसला कोर्ट में चल रहा है, तो आप बोलोगे अरे यार मसला तो कोर्ट में है, क्या ही सरकार करे। और जब भर्ती मान लो कि कोई भर्ती 2018 में होनी थी, वो जा करके 2024 में हो रही है, तो सरकार ने माफ जो है मुफीद टाइम तो ले ही लिया ना जो उसको चाहिए था। तो ये रणनीतियां हैं इसको मैनेज करने के लिए। जरा चीजों को अगर आप समझते हैं तो आसानी से इसको जो है ऑप्ट कर सकते हो। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने, हाँ एक चीज, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसके द्वारा प्रकाशित हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो एचपीआई है, इसके अनुसार जो समाप्त तिमाही, जो क्वार्टर यानी सितंबर 2021 की तुलना में सितंबर 2022 को जो ये क्वार्टर जब समाप्त हुआ, उसमें समग्र एचपीआई नेशनल हाउसिंग बैंक और एचपीआई बाजार मूल्य में समग्र वृद्धि आवास वित्त क्षेत्र में बहाली का संकेत भी देखने को मिला। तो ऑब्वियसली कि महंगाई बढ़ेगी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, उसने मई और दिसंबर 2022 के बीच नगदी समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी यानी एलएएफ, एलएएफ याद है, मैंने तीसरा हमारा जो चैप्टर था मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है एलएएफ। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत नीतिगत जो दर है, जो रेपो दर है, तो रेपो दर को 225 बेसिस पॉइंट बढ़ा करके इसको 4 पॉइंट से लेकर के 6.25 बेसिस वो परसेंट कर दिया था। ये बेसिस पॉइंट तो आपको पता होगा कि कैसे होता है, तो इतना कर दिया था। पता है क्यों ऐसा किया? देखो देखो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना ये आरबीआई का काम है, और आरबीआई ने वही होशियारी करी भी। ठीक है, देखो मुद्रास्फीति को कंप्लीटली आरबीआई ही कंट्रोल, देखो जो है लीगली तो उसका काम है ही, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि मात्र सरकार ही मुद्रास्फीति को सॉरी आरबीआई कंट्रोल कर सकती है, तो नहीं। अगर सरकार का सहयोग नहीं हुआ तो मुद्रास्फीति को आरबीआई अकेले कंट्रोल नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि मांग जनित मुद्रास्फीति चलो आरबीआई कंट्रोल कर लेगी रेट्स को बढ़ा करके, मॉनेटरी रेट्स को बढ़ा देगी, तो नो डाउट कि जो है मार्केट में, अर्थव्यवस्था में जो लिक्विडिटी है उसका सप्लाई जो क्या होगा, थोड़ा सा मतलब रुकेगा, तो उसका असर मार्केट में देखने को मिलेगा और मुद्रास्फीति कमजोर होगी। लेकिन बताओ कि लागत जनित मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति बिना सरकार के सहयोग से कैसे कर लोगे? तो अब आरबीआई के साथ सरकार को भी हरकत में आना पड़ेगा, सरकार को भी एक्टिव होना पड़ेगा। अब मैंने लागत जनित मुद्रास्फीति में एक चीज बताया था कि देखो वार भी चल रहा है, जरा समझना। एक तरफ पश्चिमी देशों में वार चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वार है, एनर्जी बाधित हुई, डीजल एंड पेट्रोल बाधित हुए, आवागमन बाधित हुआ, महंगा हुआ,
रॉ मटेरियल जो क्रूड ऑयल है महंगा हुआ, क्रूड ऑयल महंगा होगा तो क्या होगा कि भारत में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम डीजल पेट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं, तो बाकी सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। तो ये क्या हुई, लागत जनित मुद्रास्फीति, कि हम जब जो है किसी का रॉ मटेरियल महंगा हो जाए तो ऑटोमेटिकली अंतिम उत्पाद वो महंगा हो जाएगा। तो एक ये तो इशू है, इससे भी मुद्रास्फीति। इसको किसको कंट्रोल करना है, सरकार अपनी अलग अलग पॉलिसीज के माध्यम से कंट्रोल कर सकती है। अब कैसे, जैसे केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी करी थी, इसीलिए गेहूं उत्पादों के निर्यात पर उसने जो है रोक लगाई थी। जो निर्यात था वो रोक लगाई थी, क्योंकि हमारे पास जो है कमी थी, वो रोक लगा दी थी। चावल पर निर्यात शुल्क लगाने और दालों पर आयात शुल्क में कमी करने, दालों पर आयात शुल्क कम कर दिया था कि क्योंकि हमें जो है महंगी ना मिले, तो आयात शुल्क कम करने। चावल पर निर्यात शुल्क लगाने, कि निर्यात शुल्क बढ़ा दिया तो लोग कम निर्यात करेंगे। और खास करके आप देखोगे कि खाद्य जो तेल है, जो इडिबल ऑयल है, फिलहाल पर टैरिफ जो है उसको इनहेंस किया, स्टॉक सीमा से ऊपर किया। प्याज और दालें, इनके लिए बफर स्टॉक बनाए, और विनिर्माण उत्पादों में प्रयुक्त कच्चे माल पर आयात शुल्क का रेशनलाइज्ड जो है उसका प्रयोग किया। आरबीआई ने आपूर्ति की कमी के कारण, जब सप्लाई की कमी की वजह से निकट अवधि में अनाज और मसालों की घरेलू कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया शॉर्ट टर्म में, और उच्च फीड लागत को दर्शाते हुए उच्च दूध की जो कीमतों में भी वृद्धि की संभावना रही। और इसी के चलते आप याद करो कि पिछले वर्ष, जैसे चाहे वो अमूल हो या नमस्ते इंडिया हो या कोई और जो है दूध का ब्रांड हो, उसने क्या कर दिया था, रेट इनहांस कर दिया था। और सामान्य तौर पर दुनिया भर में जलवायु तेजी से अनिश्चित हो गई, इससे खाद्य कीमतों में वृद्धि का जोखिम और बढ़ गया। और बहुत कुछ औद्योगिक इनपुट कीमतों पर निर्भर करता है, इसमें कमी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उपभोक्ता कीमतों में उसका लाभ पहुंचने में जो है देरी हुई, और इसके कारण जो मुद्रास्फीति वो क्या हुई, बढ़ी। तो एक ये भी देखने को चीजें मिली। अब सामान्य तौर पर वर्ष 2022 को हम 3 से 4 दशकों के बाद आधुनिक विश्व में उच्च मुद्रास्फीति की वापसी के तौर पर चिन्हित किया। ये काफी समय बाद, ये 3-4 दशक बाद ये देखने को मिला। ये 90 के 80 के टिकट में ऐसा भारत में या फिर और पूरे दुनिया में देखने को मिला। भारत में सरकार और केंद्रीय बैंक ने कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए बहुत निर्णायक कदम उठाए। अप्रैल 2022 में भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो 7.8% तक पहुंच गई, और भारत में मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य सीमा से पार करना, मतलब पार बढ़ना, विश्व की तुलना में सबसे कम था। और हमें यह भरोसा था कि यदि वर्ष 2023 में भारत में मुद्रास्फीति का दबाव फिर से भी उभरेगा तो प्राधिकरण सतर्क रहेंगे और वर्ष 2022 के ही तरह जो है फिर एक्टिव होंगे। लेकिन ये चीजें हमने कंट्रोल कर ली थी, ये चीजें हमने कंट्रोल कर ली थी। आप अभी यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आप अभी मैं डेटा में दिखाऊंगा कि इन्फ्लेशन रेट कैसे क्या हुआ। तो बढ़ती कीमतें हमेशा नीति निर्माताओं के लिए एक चिंता का सबब रही, चिंता का कारण होती हैं, क्योंकि वे आम आदमी को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने आपको यह भी बताया, ये कोर कॉन्सेप्ट है कि मुद्रास्फीति से सबसे ज्यादा प्रभाव आम आदमी को होता है, आम जन को, हम आप जैसे मिडिल क्लास लोगों को, लोअर क्लास फैमिली को होता है। अंबानी और अडानी को इससे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता, या ना के बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, या एकदम भी फर्क नहीं पड़ता। समझे? अब ये बताया था काहे, और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है कि सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति के चलते सबसे ज्यादा अगर फर्क किसी को पड़ता है तो गरीब व्यक्ति, क्योंकि उसके पास सरप्लस अमाउंट नहीं होता है, उसके पास सरप्लस अमाउंट नहीं होता है। लेकिन अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इन सभी के पास सरप्लस अमाउंट है। तो महंगाई पर जो इनका, इन पर देखो, नो डाउट अगर महंगाई बढ़ी है तो इन पर भी जो है प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन जो सरप्लस अमाउंट है महंगाई के चलते उसका भी तो जो है प्राइसेस इनहांस होगा, तो वह क्या कर लेगा कि काउंटर बैलेंस कर लेगा।
उसके प्रभाव को जो है समाप्त कर देगा। तो इसका आम आदमी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के संकट बहुत ज्यादा महसूस किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि विकासशील जैसे देशों में कंस्ट्रक्शन का खूब काम चल रहा होता है, डेवलपिंग नेशन होता है, तो बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, युवा भी देश भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, जहां देखो वहीं पे सड़क खुद रही है, जहां पर देखो वहीं पे बांध बन रहा है, जहीं पे कॉलेज बन रहा है, तो काम मिल रहा है। अब काम मिल रहा है तो ऑब्वियसली कि जो है विकासशील देशों में इसके खतरे ज्यादा रहेंगे। अब विकसित देशों की तुलना में तो और ज्यादा जो है विकासशील देशों को खतरे रहेंगे। क्यों? क्योंकि विकसित देशों की जो है रोटी कपड़ा मकान, जो वहां के नागरिक हैं उनकी जरूरतें दोस्तों पूरी हो चुकी हैं। तो अब इशू तो यहाँ पर आपका है, जरूरतें यहाँ पर आपकी है। ठीक है, उनका रोटी कपड़ा मकान, उनके पास लैम्बोर्गिनी है, तो उनके पास अगर उनका गाड़ी बहुत रेयर एंड रेयर, तो वो गाड़ी बदलने का बाद में मन करेगा जब बहुत पैसे वाले का, लेकिन सामान्य दशा में सभी के पास गाड़ी बंगला मकान है। तो चीजें सैचुरेशन पे जो है पहुंच चुकी है। जब कोई चीज सैचुरेशन पे पहुंच जाती है, स्टेबल हो जाती है, तो क्या होगा ये आप भी जानते हो। तो वहां पर मांग इतनी नहीं होती, तो वहां पर इसका संकट बहुत ज्यादा अधिक नहीं होता। हाल के वर्षों में भारत की मुद्रास्फीति की दर अच्छी रही, जो कि 2017 से 19 तक आरबीआई का जो लक्ष्य है वो 4% से भी काफी नीचे है, और वहां तक हम लेके आ गए। वर्ष 2020 में आपूर्ति पक्ष की बाधाओं में मुद्रास्फीति को आरबीआई की 6% की ऊपरी सीमा तक पहुंचा दिया, क्योंकि जो आपूर्ति जो सप्लाई थी, मैंने आपको बताया कोविड-19 के चलते इशू आया, बाधित हुई, तो ऑब्वियसली कि भाई मांग तो बराबर बनी रही। ठीक है, लोग खाना पीना तो नहीं बंद करेंगे, सप्लाई कम हुई लॉकडाउन के चलते, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो महामारी ने आवश्यक वस्तुओं और भोजन दवा औद्योगिक सामानों के मामलों में जो आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं के चलते जो है मांग ज्यादा बढ़ी, आपूर्ति नहीं हो पाई, तो इसके चलते लागत प्रेरित मुद्रास्फीति भी हमारे देश में देखने को मिली। आप याद करो, मैं आपको बताता हूं कि जो एक ऑक्सीमीटर, ये सामान्य आप खरीदोगे ऑक्सीमीटर, तो सामान्य दशा में बहुत बढ़िया कंपनी का, जैसे हिक्स का एक ऑक्सीमीटर आता है, तो जब मैं उस टाइम ऑनलाइन देखा था तो 620-25 रुपए का। लेकिन मुझे कोविड का मुझे अपने पे शंका हुआ कि यार कोविड हो गया क्या, तो मैंने यही ऑक्सीमीटर जाके 2800 रुपए का ऑनलाइन परचेज किया था दोस्त। सोचो, लोगों ने इसका बहुत जो है बेहूदगी से मजबूरी का फायदा लोगों का उठाया। टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए डिजिटल थर्मामीटर जो है, ये मुझे लगता है 135 रुपए का हिक्स का ही मिलता था। इसको मैंने जो है ना 450 रुपए का खरीदा था। तो आप अब अंदाजा अंदाजा लगा सकते हो कि क्या रहा। और ये क्या है, ये दरअसल ये संरचनात्मक मुद्रास्फीति है। ये काम सरकार का था, सरकार यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को, अब देखो इतना बड़ा देश है तो हो जाता है, तो थोड़ा सा टैकल करने में मुश्किल हुई। जैसे जैसे महामारी कम हुई, ये इसकी स्थिति कंट्रोल में आई, तो वैसे वैसे जो है रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, जिससे दुनिया भर में और महंगाई बढ़ गई। हम इससे उभर पाते कि इससे पहले वहां पर जो है एक और इशू हो। ज्यादातर कच्चे तेल और अन्य जो वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी इसके कारण भी देखने को मिली, और ये एक दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गई। घरेलू बजट को नुकसान पहुंचा, ऑब्वियसली कि 500 रुपए रखे थे बजट था, और अब वो 500 रुपए आपने हर साल के हिसाब से रखा था, जो कि वो 500 रुपए आपके खर्चे को नहीं पूरा कर पाए, जिसने केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति को सख्त करने के लिए प्रेरित किया। और इसी वजह से आरबीआई ने टाइटनिंग पॉलिसी, महंगी ऋण नीति अडॉप्ट किया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या वजह है, और ये टाइटनिंग भी पूछा जा सकता है कि जो है मॉनेटरी जो है पॉलिसी पर टाइटनिंग पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी टाइटनिंग, समझे।
अब इसने केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति को सख्त करने के लिए इसी वजह से मजबूर होना पड़ा। एक स्वस्थ विश्व अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति की अभूतपूर्व दरों का सामना करना पड़ा था। मुद्रास्फीति जनित मंदी का प्रभाव वैश्विक स्तर पर था और इसकी प्रतिक्रिया में विकसित अर्थव्यवस्थाओं के सम्मुख ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के द्वारा दरों में वृद्धि करने से अमेरिकी डॉलर में उछाल आया और इसके कारण डॉलर आधारित ईंधन आयात और भी महंगा। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मुद्रास्फीति की दर को वर्ष 2021 में 3.1% से बढ़ा करके वर्ष 2022 में 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया, जो कि वर्ष 1982 के बाद सबसे अधिक था। और सितंबर 2022 में यूरो क्षेत्र में ये दर जो है 10% तक पहुंच गई। साथ में इसके बाद काफी कुछ गिरावट देखने को मिला। होलसेल प्राइस जो है ये डाउन हुआ, जो WPI है, और इसके साथ साथ ये करीब करीब जो है यानी दिसंबर लास्ट तक यानी 8.6% के आसपास हो गई, जो कि बहुत ज्यादा पहुंच गई थी, मतलब डबल डिजिट ये पार कर गई। तो ये भी देखने को मिला। इस कैलेंडर में आप जो स्क्रीन में देख रहे होंगे ना, कैलेंडर वर्ष 2022 में रिकॉर्ड उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये जो है CPI है, ये एडवांस्ड इकोनॉमिक्स और ये इकोनॉमीज में है, ये एडवांस इकोनॉमी जो है, और ये EMDs पे है। EMDs यानी EMDs बता रहा हूँ, तो एडवांस इकोनॉमीज पे है ये, ठीक है। ये जो EMDs हैं, तो EMDs में करीब 156 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, और जो एडवांस इकोनॉमीज हैं उसमें करीब 40 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। और ये डाटा आप देखो कि यहाँ पर जो ये एडवांस इकोनॉमीज हैं, तो यहाँ पर 5.7% से 8, मतलब ये जो है ना ऐसे ऐसे देखने को मिला। ये 2000 मतलब ये 2010 से है, 5.7% थी, जो कि धीरे धीरे ये काफ़ी, मतलब इस टाइम 2015-16 में कम हुआ। 19 में भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये बाद में जाके बहुत बढ़ा और 9.9 और फिर ये 8.1। तो ये तो हमारे जैसे देशों में EMDs पे है, EMDs पर है। एडवांस इकोनॉमी की बात करें तो ऑब्वियसली एडवांस इकोनॉमी में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डेवलपिंग नेशन हैं, जो विकासशील नेशन हैं, उनकी अपेक्षा मुद्रास्फीति हमेशा कम रहेगी। और यही वजह है कि ये जो ग्राफ देख रहे हो, इसमें खासा डिफरेंसेस देखने को मिलता है, एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। यही वजह है, यहाँ पर जो है एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। अब एडवांस इकोनॉमी में 2010 में 1.5% मुद्रास्फीति, 11 में 2.7% मुद्रास्फीति, 2015 में देखो 0.3% मुद्रास्फीति, 2020 में 0.7, और जाके 2022 में कोविड के चलते 7.2, और 2023 में भी इतनी। तो ये स्थिति। इसके बाद एक और डेटा देखो कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उच्च उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति। इस डेटा पे आप जो है UK, USA, ब्राजील, जर्मनी, जनवरी 2022 सबसे पहले हम नजर डालते हैं UK की, और यहाँ लगभग जो है 5% के आसपास, देख लो ना, लगभग स्थिति। ये जो है जनवरी 2022 की बात है, देखो ये
अप्रैल के आसपास महंगाई बढ़ी, इसके बाद धीरे धीरे और ज़्यादा वृद्धि हुई और जाके ये 9 पॉइंट दिसंबर 2022 यहाँ पहुँच गए यूके में। यूएसए में आप देखो 7% या जो है 7.5% के आसपास थी, जो कि 6.5% आ गई। ब्राजील पे देखो, डेवलपिंग नेशन है तो ऑब्वियसली देखो ब्राजील में आप खुद ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 10% के आसपास, जो कि कोविड के दौरान ये जो है 12 से ऊपर गए, लेकिन अब जो है ये करीब 5.8 आ चुके। जर्मनी में वही हाल रहा जो बाकी का यूके या फिर अदर जो है जो डेवलप्ड नेशन का रहा। तो इस वजह से अगर हम इनकी अपेक्षा भारत की बात करते हैं तो भारत में सराहनीय जो है मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए नींव पहले से रख दी गई, क्योंकि महामारी से उत्पन्न जो आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए जो अपनाए गए राजकोषीय और मौद्रिक उपाय थे वो विवेकपूर्ण और अच्छी तरीके से कैलिब्रेट किए गए थे। पर भारत ने अति उत्साहित न होने का फैसला किया और इसीलिए रसिया और यूक्रेन का जो वार हुआ, इसके कारण जो मूल्य दबावों को नियंत्रित किया जा सकता था और वैसा उसने किया। गर्मियों में जो हीट वेव के चलते जो इशूज आए और जो मौसम का जो इशूज आया उसको भी कंट्रोल किया और इसी के चलते भारत में मुद्रास्फीति कंट्रोल रही। अब यहाँ तक कि जो थोक स्तर पर मुद्रास्फीति कम होने के बावजूद जो है खुदरा कीमतों पर पहले की उच्च इनपुट लागतों पर जो है प्रभाव पड़ा। कोर मुद्रास्फीति लगभग 6% पर बनी हुई है, जो कोर इन्फ्लेशन है, और वर्ष की शुरुआत में आए आर्थिक संकटों के दूसरे दौर के प्रभावों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त मांग में सुधार के कारण सेवा मुद्रास्फीति में तेजी आई और इस पृष्ठभूमि की तुलना में हम वित्तीय वर्ष 2022 और वित्तीय वर्ष 2023 में खुदरा और थोक मूल्य मुद्रास्फीति के रुझानों और प्रेरकों और उपभोक्ता मुद्रास्फीति में राज्यवार और ग्रामीण शहरी अंतर, ईंधन मूल्य मुद्रास्फीति सीपीआई और सीपीआई अभिसरण, आवासन की कीमतें, दवा मूल्य निर्धारण पर चर्चा करें। अब घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो भाई, प्रमुख मुद्रास्फीति अपनी जो है चरम सीमा से घट गई। वित्त वर्ष 22 में वित्त वर्ष 21 की तुलना में जो सीपीआई ज्वाइंट संयुक्त है, इस पर आधारित जो खुदरा मुद्रास्फीति वो कम देखी गई। फिर भी महामारी से पहले के वर्षों के दौरान जो देखी गई कमी की तुलना में मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर रही, पहले की अपेक्षा ऑब्वियसली रहेगी। और वित्त वर्ष 2022 के दौरान कुछ उप समूहों जैसे कि तेल और जो वसा है, ईंधन और बिजली है, और इसी वजह से तेल का रेट कितना हाई हो गया, ईंधन और बिजली है, परिवहन और संचार है, इसमें बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति महंगाई देखी गई और तेल का रेट जो 100 रुपए का खरीदते थे वो 200 रुपए का हो गया। ये पता है ये क्यों हुआ? इसके चलते महामारी की वजह से जो लॉकडाउन लगा तो सप्लाई चेन बाधित हुई और इसके बाद के वर्ष यानी जो 2023 वित्त वर्ष, इसकी शुरुआत में रूस और यूक्रेन का जो है वार हुआ, इसके कारण अप्रैल 2022 की तुलना में चीजें देखने को कुछ मतलब मुद्रास्फीति उच्च रही, यही वजह थी। और मैं रियल बोल रहा हूँ कि आप ये समझो कि मेरा ये मानना था, मतलब मैं हालांकि कोई पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक थोड़ी छोटी सी समझ है। मैं पॉलिटिकल साइंस का भी स्टूडेंट रहा हूँ भी, तो एक थोड़ी समझ है कि आपको याद होगा कि दिल्ली की सरकारें दरअसल पता है कैसे गिर जाती थी? दिल्ली की सरकारें प्याज के मूल्य के हाइक होने से गिर जाती थी। तो मुझे लगा कि तेल का क्या होगा अगर तेल 100 से 200 में पहुंच गया, 210 250 में पहुंच गया, तो आने वाले जो स्टेट के इलेक्शन है, जैसे कि अभी गुजरात का या फिर और जगह इलेक्शन हुए, केंद्र की नैया डूबेगी। पर ऐसा हुआ नहीं, तो एक बार फिर से मोदी जी का जादू चल गया और फिर लोग बोले कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी पार्लियामेंट में तो आपको पता है कि पार्लियामेंट में आजकल क्या चल रहा है। राहुल जी ने बहुत सवाल पूछे, मोदी जी एक होशियारी भी कर गए
कि और होशियारी के साथ साथ उनने जो है कुछ मिस्टेक भी कर दी, लेकिन होशियारी वो ये कर गए कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका कोई जवाब नहीं दिया, और वो क्या हो गए, पर्सनल हो गए। और अगर ये जवाब दे दिए होते रानी को लेकर के, तो अभी जो वाहवाही हो रही थी वो बहुत, ये दाव उल्टा हो जाता, किसानों वाला जैसे दाव उल्टा हुआ था ना, ये वैसे ही हो जाता। पर इन सारी चीज़ों को बहुत बखूबी से, और देखो हमारे यहाँ तो बाकी का आप तो जानते हो कि एक एजेंडा चलाया जाता है न्यूज़ चैनलों के द्वारा। न्यूज़ चैनलों का बड़ा सिंपल सा एजेंडा है, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। उस दिन मैं देख रहा था, एक अकेला सब पे भारी, तो काहे यात्रा के बाद 100 राहुल गांधी हो गए थे का? अरे वो एक ही, वो भी तो एक ही था, और वो तो क्वेश्चन भी जेन्युइन ही पूछ रहा था एक तरीके से। आप पर्सनल क्यों हो रहे हो भाई? लोगों का पैसा लगा है, जवाब दो, जवाबदेही बनती है। और ये क्या है, मतलब ये नहीं समझ आता, अगर सत्ता में हो ना उनके, मैंने स्टेटमेंट देखा कि हमें जनता ने, जनता पर हम मतलब हम पर जनता का भरोसा है, ठीक है, लेकिन ये तो इसका मतलब कतई नहीं है, आपको 50% वोट भी नहीं मिला है। ओवरऑल वोट शेयर की बात करें तो 50% वोट नहीं मिला है, और कौन, इनकी बहुत सारी सरकारें जो बनती हैं, आप जो है सरकार बना लेते हो जो है 40 42 45% में, तो मेजोरिटी में मेंबर तो आपके साथ भी रही हैं एक तरीके से, अगर ओवरऑल हम स्टैटिक्स की बात करें, इस मेजोरिटी की बात कर रहे हो आप, और जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं जवाब दोगे आप? इस आधार पे कोई चीजें नहीं कि जनता हम पर, आप स्कैम कर दो, कोई कोई घोटाला कर दो और बोलो कि जनता हम पे जनता का भरोसा है। ये तो बाद में देखने को मिलता है ना, ये भरोसा है कि कितना भरोसा है या कितना नहीं है, लेकिन जवाब तो जनता को देना चाहिए। खैर ये तो राजनीति हो जाएगी, और मैं बहुत बचता रहता हूँ अपने लेक्चर में कि जो है ना राजनीति नहीं, क्योंकि मुझसे जो है ना देखो हम तो टीचर हैं, और हमें हर एक वर्ग के बच्चों को पढ़ाना है। हर एक वर्ग के बच्चों का मतलब कि हर एक पॉलिटिकल विचारधाराओं वाले जो बच्चे हैं हमारे पास सभी आते हैं। अगर मैं सही सही बोल दूं तो अभी राइटिस्ट वालों को लगेगा, जो राइटिस्ट से आते हैं, कि सर मोदी विरोधी हैं। कल के दिन सरकार बदल जाए और फिर भी मैं वैसे ही बोलता रहूं तो लोगों का, लेफ्टिस्ट को लगेगा कि सरकार जो है कांग्रेस विरोधी है। मैं दरअसल विरोधी और सपोर्टर किसी का नहीं हूं, मैं देश का सपोर्टर हूं, मैं देश से प्रेम करता हूं। कुछ दिनों पहले मैंने कुछ अजीब सी चीजें देखी, और आजकल जो है सारी चीजें जो है उसमें कंट्रोल हो रही हैं। सोशल मीडिया का इस तरीके से, हम एक मेच्योर लोकतंत्र नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लो। जो मेच्योर लोकतंत्र हैं वो तो, वो तक तो प्रभावित हो रहे हैं। आप देखो रसिया, आपकी फेसबुक पर काफी लंबे समय समय तक प्रोसीडिंग चली। आपका यूएसए, फेसबुक पर कई आरोप लगे डेटा को लेकर के। तो अगर ये गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट है, आपके डेटा का, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको डेटा को रख करके अगर सरकारें गिराने और बनाने लगा, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और अब हमारे जैसे लोकतंत्र में हमने अपनाया तो लोकतंत्र खूब, और बड़े शानो शौकत से, और अपनाना भी चाहिए था, लेकिन हम विकसित नहीं कर पाए जनाब। हमने उस जिन्न को, जो एक रजवाड़े वाली बोतल में बंद था, उसका हमने नकाब चेंज कर दिया, और उसको लोकतंत्र का जामा पहना करके और उसी बोतल में ही रखा। देख लो ना, जितने भी मोस्ट ऑफ दी घराने, कुछ को छोड़ दें, और मानसिकता तो वही है ना। चाहे कोई भी पार्टी उठा लो, देखो पर्टिकुलर, चाहे कांग्रेस में, हालांकि अब जो चीजें बदली हैं नो डाउट, देखो जो आप गांधी परिवार का आप उठा के देखिए कि पहले नाना, फिर बेटी, जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम रहे, फिर बेटी रही, बेटी के बाद उनका बेटा, फिर उनके बेटे के बाद उनका जो है पोता का नंबर ही है, ठीक है।
तो भाई एक फैमिली तक कहाँ मतलब मुनासिब है, ये ठीक नहीं लगता है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने काफ़ी चीज़ें बदली हैं कि भाई अब वो, क्योंकि उनको चीज़ें आप कहते हो कि विरासत में मिली हैं, पर वो अब मेहनत कर रहे हैं तो वो ये वाला टैग हटा रहे हैं। बीजेपी में भी तो देख लो ना, वहां पर भी ऐसा चल रहा है। भाई आप देखो कि साय के बेटुआ की क्या मेरिट है, बीसीसीआई का अध्यक्ष तो वही है ना, और अब तो नियम बदल करके अध्यक्ष और लो सचिव क्या है ना। तो नियमों में परिवर्तन करके कि बने रहो, तो क्या मेरिट है। यही लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र को ये जो है ना, मतलब जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, इसी वजह से जो है वो हमारे यहाँ जब कंपेयर करते हैं तो कई बार जो है मांग हमारे यहाँ चलती है खुद जीविकों के द्वारा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ठीक है, कम से कम हमें जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स मिलेगी वो ठीक ठाक मिलेगी, वो गधों की भीड़ तो नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स क्या है, मतलब इतनी समझ नहीं है, खुद के 4 बेटे हैं और मतलब 2 बेटों को लेकर के एक प्राइवेट मेंबर के तौर पे बिल पेश कर रहे हो आप। मतलब देखो ना, नेचुरल जस्टिस भी कोई चीज होती है, ये सिर्फ पॉपुलैरिटी की बात है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे हम भी चाहते हैं कि 2 ही बच्चे अच्छे, ठीक है, क्योंकि सतत विकास जो है, जो जो सतत विकास रो रहे हो ना, अगर आप लगातार प्रोडक्शन करते चलोगे ना, तो ये सतत विकास धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। तो जो बहुत सारी क्राइसिस, एक पब्लिक भी तो आज इन सारी वजहों की क्राइसिस है, ठीक है, ये मान लो, ये रियलिटी है। तो ये समस्याएं, खैर मैं बोल रहा हूँ कि हम पॉलिटिकल हो रहे हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। नहीं पता चला कि हमें इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे और हम जो है फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलो ये डेटा देखो, सीपीआई जो सी, इसके आधार पर औसतन वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति है, ठीक है, वो आप देखो। आप आधार जो है 2012 100 इज इक्वल 100, इसमें देखो कि खाद्य और पेय पदार्थ वेटेज 45.9, ये वेटेज है। वित्त वर्ष जो है 20, इसमें से वेटेज जो है 6। वित्त वर्ष 21, इसमें से वेटेज 7.3, 4.2 और 7.7। ये वेटेज है मुद्रास्फीति को लेकर कि इस मतलब इस क्षेत्र का इतना वेटेज रहा, कब कब जो है मुद्रास्फीति का कितना वेटेज रहा। मांस और मछली, सॉरी अनाज, ये जो है खाद्य और पेय पदार्थ में आपने देखा, ये जो है ओवरऑल वेटेज की बात कर ले हम। आप जो है अनाज और उत्पाद पे देखो, मांस और मछली, अंडा, दूध उत्पाद, तेल, वसा, फल सब्जियां, दलहन उत्पाद। तो जो सीपीआई है, इसमें खुदरा मुद्रास्फीति को, ये आप देखो कि क्या मतलब है, ये स्टैटिक्स आपके सामने लगा हुआ है। एक और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। चीनी और कन्फेक्शनरी, मसाले, पान, तंबाकू, नशीला पदार्थ, कपड़े, जूते, हाउसिंग, ईंधन और बिजली, अलग चीज़ें, घरेलू सामान सेवाएं, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार, मनोरंजन और आमोद प्रमोद की चीज़ें, शिक्षा। अब प्रमुख मुद्रास्फीति, मूल्य स्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति। और यहाँ पर जरा आप इस डेटे का देखो, डेटा का कि क्या है। ये जो है अप्रैल से दिसंबर यानी 2022 के लिए सीपीआई के जो रिवाइज्ड आंकड़े हैं, और यहाँ पर आप जो है इन आंकड़ों पर नजर रख सकते हैं। वित्त वर्ष 2020 में 6 पॉइंट जो है, खाद्य मुद्रास्फीति की बात करें 6.7, 7.7 वित्त वर्ष 2021, वित्त वर्ष 2022 3.8 एंड वित्त वर्ष 2023 7, ओवरऑल 39.1। मूल मुद्रास्फीति कोर 47.3, ये कोर है। यहाँ पर आप कोर का भी डेटा देख सकते हैं। प्रमुख मुद्रास्फीति, ये आपका प्रमुख। फिर इसके बाद खाद्य मुद्रास्फीति को आप देखो, खाद्य मुद्रास्फीति में जो है गिरावट देखने,
और खाद्य मुद्रास्फीति में जो जैसे हेडलाइन इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, इसमें आप जरा एक स्टैटिक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसमें क्या गिरावट है। देखो मुद्रास्फीति में गिरावट, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, और ये स्टैटिक्स। देखो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इकोनॉमिक सर्वे में तो ये पूछ सकता है, करंट से चीज़ें हैं तो ये पूछ सकता है आपसे। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन देखो, फूड इन्फ्लेशन देखो, कोर इन्फ्लेशन देखो। अब देखो अप्रैल 2021, सबसे पहले हम नज़र डालते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन में, 4 पॉइंट के आसपास, 4%। ठीक है, आप देखोगे कि ये जो है मई 21 में धीरे धीरे जो है ये अब कम हुई है, और ये जो है सितंबर 21 में इसके बाद भी बहुत बढ़ी है, और जाके मार्च 2022 देखो क्या हालात है, ये धीरे धीरे कम हुई है, और दिसंबर 2022 ये जो कि करीब करीब 6% के आस, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन की। फूड इन्फ्लेशन आप देखो, जो खाद्य मुद्रास्फीति है, ये 2.2% के आसपास, और 2% से जो है 5% तक जाती है, फिर ये कम होती है सितंबर 2021 में। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जाके 8% ऊपर हो जाती है, फिर ये डिक्लाइन फेज होता है जुलाई 2022 का, फिर ये ऊपर जाती है 8% के आसपास, या उससे थोड़ा सा ऊपर जाती है, या करीब जो है 9%, और फिर ये जो है कम होकर दिसंबर में इतनी आसपास। ठीक है, इसी तरह कोर इन्फ्लेशन का आप देखोगे, कोर इन्फ्लेशन इसमें ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं, लेकिन फिर भी ठीक। देखो खाद्य सामग्री के द्वारा प्रेरित जो प्रेरित खुदरा मुद्रास्फीति है। देखो मुद्रास्फीति मुख्य तौर से कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, आवास, कपड़ा और भोजन, इन क्षेत्रों से उत्पन्न होती है। और इसके अतिरिक्त जो आयातित मुद्रास्फीति चैनल का प्रतिनिधित्व करने वाले जो वैश्विक जो सिपल ओवर है, जैसे ऊर्जा हो गया, स्लिप ओवर ओवर, और जो है खनन हो गया, माइनिंग हो गई, रसायन हो गया, साथ में व्यापार हो गया, बुनियादी और जो अन्य जो मशीनरी टूल्स हो गए। खुदरा क्षेत्र में मुख्य रूप से जो थोक मूल्य मुद्रास्फीति के माध्यम से जो है पहुंचाता है, और इसमें कीमतों में दबाव के चलते जो मुद्रास्फीति देखने को मिली। वित्त वर्ष 2023 के दौरान खाद्य और पेय पदार्थ, कपड़े और जूते, ईंधन और बिजली, ये प्रमुख है मुद्रास्फीति में जो मुख्य योगदान करता थे। और प्रथम दो, यहाँ पर आप देखो कि प्रथम दो प्रेरकों ने इस वित्तीय वर्ष में पिछले एक प्रेरक की तुलना में बहुत ज्यादा योगदान दिया। यहाँ पर आप देखो ये बहुत ज्यादा रहा। जो ये एक विविध वाला समूह है, ये वाला समूह विविध वाला जो है, तो इसके अंतर्गत उप समूह, जैसे कि उप समूहों में ये घरेलू सामान और सेवाएं आ गई, स्वास्थ्य आ गया, परिवहन, संचार, शिक्षा, मनोरंजन, ये आ गया। तो इन सेवाओं और व्यक्तिगत देखभाल प्रभाव में जो है इन सारी चीजों में जो है मुद्रास्फीति देखी गई, क्योंकि कोविड-19 के बाद की अवधि में उपभोक्ता मांग के पुनरुद्धार के कारण ये देखने। और इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2022 की तुलना में वर्तमान वित्त वर्ष में जो स्वास्थ्य उप समूह में खुदरा मुद्रास्फीति में कमी है। शिक्षा उप समूह, जो ये शिक्षा है, एजुकेशन, इसमें मुद्रास्फीति महामारी के बाद व्यक्तिगत वर्गों के लिए फिर से खुलने वाली स्कूलों के कारण बढ़ी। और खाद्य और पेय पदार्थ समूह द्वारा जो है प्रेरित खुदरा मुद्रास्फीति, आप जो है एक स्टैटिक्स के माध्यम से यहाँ पर देखो कि खाद्य और पेय पदार्थों के द्वारा जो प्रेरित खुदरा मुद्रास्फीति है, वो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 2022, फाइनेंशियल ईयर 2023, और जो ये वेटेज है, इसमें से ये जो नीला वाला ये वेटेज है। फूड और बेवरेज की बात करें, अच्छा याद है ये जो है खुदरा मुद्रास्फीति जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इसमें क्यों लिखा है फूड एंड बेवरेज, पान टोबैको, और जो है जो आदि चीजें हैं, क्लोथिंग, फुटवेयर है, हाउसिंग है, फ्यूल एंड लाइट है, मिसलेनियस है। मैंने आपको याद करो कि एक बकेट बताया था, बास्केट, और मैंने बताया था कि इस बास्केट को दरअसल हम 6 भागों में बांटते हैं, और उसको मैंने अलग अलग चीजें जो बताया था कि किसको कितना वेटेज दिया गया है, कि वहीं पर अगर, तभी मैं बोलता हूँ कि अगर बिना मुद्रास्फीति वाले चैप्टर को अगर आपको लगता है कि हम इकोनॉमिक सर्वे समझ लेंगे, तो इस भ्रम में मत रहो। डेटा याद कर सकते हो कि चलो ये याद कर लो डेटा की क्या है,
लेकिन अगर वाकई में समझना चाहते हो इकोनॉमिक सर्वे या बजट, तो आपको कोर इकोनॉमी जो है उसका नॉलेज होना चाहिए। अब अगर जैसे कि अगर आप उसको बास्केट को नहीं पता है, तो आपके दिमाग में अब ये तो रटने ही वाली बात है कि फूड एंड बेवरेज, पैन टोबैको एंड जो है इंटॉक्सिकेशन, क्लोथिंग, फुटवियर, ये सारा चीज। लेकिन खैर देखो यहाँ पर कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें, तो 2021 में फूड एंड बेवरेज की स्थिति क्या थी, यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ पर पान टोबैको की देखो, सॉरी, जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 और जो है फाइनेंशियल ईयर 2023, इनकी स्थिति आप देखो यहाँ पर क्या हाल है। फाइनेंशियल ईयर जो अगला देखो, इसमें से पान टोबैको, क्लोथिंग, हाउसिंग, ये तो यहाँ पर आप देखो कि खाद्य और पेय पदार्थ जो फूड और बेवरेज है, तो इस समूह के द्वारा इसने बास्केट को ऊपर लेके गया और खुदरा मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अचानक से कैसे हुआ। देखो भैया, वेटेज सबसे ज्यादा किसका है, इसी का। और यही ये वजह भी रही है कि डब्ल्यूपीआई से सीपीआई में हम चेंज किए, वेटेज का ही वजह था, वेटेज का ही मसला था। डब्ल्यूपीआई में जो है इसका वेटेज बहुत मतलब कम होता था, जो कि हम उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो एक्चुअल में महंगाई को हम मेजर सही से कर ही नहीं पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, नहीं समझ रहे थे। तो ये मसला था, ये इशू था। तो हुआ क्या कि वेटेज के चलते हमने मुख्य आधार सीपीआई को माना डब्ल्यूपीआई की वजह से। और अगर वेटेज किसी क्षेत्र, किसी किसी बास्केट में किसी चीज का होगा, तो ऑब्वियसली कि वह जो है मुद्रास्फीति को ऊपर लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। और यही वजह है कि फूड और बेवरेज में ये आपको देख रहे होंगे कि इस पूरे बास्केट में जो महंगाई है, तो ये महंगाई ये जो समूह है ऊपर लेके जा रहा है। वित्त वर्ष 2022 में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, यानी सीएफआई फूड कर लो, तो सीएफपीआई यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्सेस, इस पर आधारित जो खाद्य मुद्रास्फीति है वो 3.8% से बढ़ करके ये वित्त वर्ष 2023 में 7 हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि का आधार बहुत व्यापक रहा, और इसमें सब्जियां, अनाज, दूध, मसाले, इनका भी जो है बहुत ज्यादा योगदान रहा। आरबीआई ने आपूर्ति की कमी के कारण निकट भविष्य में अनाज और मसालों की कीमत, जो घरेलू कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया है। उच्च फीड लागत को दर्शाते हुए दूध की कीमतों में वृद्धि की संभावना है। और सितंबर 2022 से अनाज में 2 अंकों की जो मुद्रास्फीति देखी गई, डबल डिजिट की मुद्रास्फीति देखी गई। सरकार ने जो एचएस कोड जो 1101 के तहत गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए गेहूं उत्पादों के निर्यात पर रोक लगा दी, और चावल पर निर्यात शुल्क इसी वजह से बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त जो है सरकार ने कमजोर वर्गों को जो है बढ़ती हुई कीमतों से बचाने के लिए, आपको याद होगा, और इसका सरकार खूब वाहवाही करती है, कहती है कि मैं 80 करोड़ लोगों को पीडीएस के अंतर्गत जो है अनाज वितरण करती हूँ। बहुत सारे लोग इस पे कमेंट किए, लेकिन देखो ये तो आपका डीपीएसपी भी बात करता है कि ये सरकार का काम है, वेलफेयर स्टेट। हम वेलफेयर स्टेट हैं, तो अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, उनका ध्यान रखना, ये सरकार का काम है। बेशक डीपीएसपी इनफोर्सेबल नहीं है, अनइनफोर्सेबल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, समझे। क्योंकि आपको पता होगा कि जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में बस एक लाइन, एक लकीर का अंतर है, और नहीं बाकी दोनों ये सेम है। शासन का मूल आधार ही ये समझ लो कि डीपीएसपी है, ठीक है। तो यही वजह है। और 1 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नामक एक नई समेकित खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करी गई है, ये वजह है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट
अगेन क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। एक डाटा भैया यहाँ पर देखो, ये अलग अलग जो समूह है, मैंने अभी आपको अलग अलग दिखाए, इस समूहों को आप देख सकते हो। ये मैं मान के चलता हूँ, यहाँ से इतना डिटेल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी याद रखना कि यहाँ पर जो है वही सेम चीज़ रही, लेकिन हाँ जो फूड एंड बेवरेज है उसमें ज़्यादा जो है वो चीज़ें देखने को। वित्त वर्ष 2023 में खाद्य मुद्रास्फीति के प्रेरक जो है सब्जियां, अनाज और मसालों की थोड़ा सा एक बात करो तो यहाँ पर आप ये डेटा देख सकते हो कि जैसे जो है इसमें से जो सीरियल्स, जो दाल वगैरह रही, जो मिल्क प्रोडक्ट रहा, जो वेजिटेबल रहा, मीट और फिश रहा, मिल्स एंड फैट रहा, स्पाइसेस मसाले रहे, पल्सेस रहीं, दालें रहीं, और ये जो अनाज रहे, और जो है ये फ्रूट्स रहे। तो इसमें आप मुद्रास्फीति में, ये मुद्रास्फीति के प्रेरक रहे, और ये आप डेटा स्टैटिक्स जो है आपकी स्क्रीन पर है प्रॉपर, आप देख सकते हैं। अप्रैल से दिसंबर 2022 तक जो सब्जियों में जो उच्च मुद्रास्फीति मुख्य तौर से कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ये दरअसल जो है प्रमुख मतलब उत्पादक में से, राज्यों में से है। और यहाँ पर दरअसल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में, तेलंगाना में बेमौसम खूब बारिश हुई, और जब खूब बारिश हुई तो फसल खराब हुई, फसल खराब हुई तो कम उत्पादन हुआ, आपूर्ति बाधित हुई। आपूर्ति बाधित होगी तो इसके कारण जो है कीमतें बढ़ जाएंगी। और याद करो कि टमाटर कितना ज्यादा महंगा हो गया था, टमाटर याद है, टमाटर की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ये वजह थी, बेमौसम बारिश हो गई थी। ठीक है, इस वजह से मुस्कुरा रहा हूँ कि पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि प्याज, टमाटर, सब्जी, इसकी कीमत बढ़ने पर सरकारें गिरी नहीं है, या फिर सरकारें बनी नहीं। मोदी जी जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे थे उसी स्पीड से बढ़ रहे हैं, उसी स्पीड से बढ़ रहे हैं। मतलब ये चीजें मोदी जी को प्रभावित नहीं कर पाई है, समझे। एक स्टैटिक्स और देखो, यहाँ पर वेजिटेबल्स का देखो आप जरा, वित्त वर्ष जो है 2023 में टमाटर की कीमतों और सब्जियों की मुद्रास्फीति में उछाल देखो। ये टोटल सारी वेजिटेबल्स का है, ये अप्रैल 2022, ये 15, और देखो ये अभी देखो दिसंबर 2022 में यहाँ पर है। इन्फ्लेशन रेट परसेंट पे यहाँ पर देखो, ये पोटैटो है, ये नीला वाला, ओनियन है ये पीला वाला, और ये लाल वाला टोमेटो है, समझे। और टोमेटो देखो कहाँ तक पहुँच, और उसकी वजह यही थी जो इस क्षेत्र यहाँ पर बारिश हो। तो उच्च उत्पादन और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए दालों पर जो है आयात शुल्क और उपकर में कमी के संदर्भ में सरकार के द्वारा जो किए गए उपायों के कारण जो दाल की मुद्रास्फीति अप्रभावित, वैश्विक उत्पादन में कमी और विभिन्न देशों के द्वारा निर्यात कर वसूलने में जो है वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2022 में खाद्य तेलों की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं वो बढ़ी, और भारत अपने खाद्य तेलों की 60% मांग को आयात के माध्यम से पूरा करता रहा। इससे ये कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है। और उदाहरण के लिए जो सूरजमुखी का तेल है, जो कि हमारे कुल खाद्य तेल आयात का करीब 15% है, और मुख्य तौर से वो यूक्रेन और वो रूस से ही खरीदा जाता है। तो इसके चलते वित्त वर्ष 2022 ने अंतरराष्ट्रीय मूल्य दबाव के कारण खाद्य तेल की मुद्रास्फीति खूब देखी गई, डबल ऑयल खूब महंगा। टैरिफ के भी चलते अब खाद्य तेलों और तिलहन पर जो स्टॉक सीमा लागू करने के चलते वित्त वर्ष 2023 में मुद्रास्फीति कम रही, स्टॉक सीमा लागू कर। एक बार मैं स्टैटिक्स आपको जो है एडिबल ऑयल का दिखाता हूं, यहां पर आप देखो खाद्य तेलों में जो आयातित मुद्रास्फीति, यहाँ पर ऑयल्स, यहाँ पर देखो जरा, ऑयल्स एंड फैट सीपीआई इंडेक्स जो है बेस 2012 है, ये नीला। और जो ये फाओ यानी फूड जो एफएओ है, जो मतलब ये जो संगठन है, तो फूड प्राइस इंडेक्सेस में ऑयल्स बेस रेट 2014-16, ठीक है, फूड जो प्राइसेस इंडेक्स है
और इसके बाद ऑयल्स एंड फैट, यहाँ पर आप देखो कि इसके बाद जो है खाद्य तेलों को आयात को लेकर के, तो इस डेटा जो दिया गया है, इस डेटा में देखो कि ये क्वांटिटी है पर लाख टन, और ये वैल्यू है जो रेट पे है, ये वैल्यूज है, ठीक है। तो ये स्टैटिक्स पे आप देख सकते हो। एक स्टैटिक्स और लगा है जो है, यहाँ पर आप देखो खाद्य तेलों की जो संयुक्त खुदरा कीमत कुछ ऐसी। अब आवश्यक खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं? ये तो अभी जान गए कि कब कब क्या क्या बढ़ा और उसके पीछे क्या उपाय क्या है। देखो, सरकार अंतर मंत्रालयी समिति और सचिवों की समिति के द्वारा नियमित समीक्षा के माध्यम से जो जरूरी चीजें हैं, आवश्यक चीजें हैं, उनके उत्पादन और उपलब्धता पर बहुत कड़ी नजर रखती है, और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए उसने कुछ जो है राजकोषीय उपाय सुझाए या किए। तो क्या क्या राजकोषीय उपाय? जैसे अनाजों की बात करें तो घरेलू घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए 13 मई 2022 को गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। 12 जुलाई 2022 से गेहूं के आटे के निर्यात की अनुमति दी गई थी, लेकिन अंतर मंत्रालयी समिति के द्वारा अनुशंसित प्रतिबंधों के अधीन 14 अगस्त 2022 में मैदा और सूजी इसके निर्यात को अंतर मंत्रालयी समिति की मंजूरी के बाद ही अनुमति दी गई थी। 27 अगस्त 2022 की अधिसूचना से गेहूं और मेसलिन आटा, मैदा और समोलिना रवा, साबुत आटा और परिणामी जो आटा है चेस कोड 2000 सॉरी 1101, इसके निर्यात पर रोक लगा दी। और इसमें जो है संशोधन के द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था, संशोधन किया गया। देश में गेहूं के आटे की जो बढ़ती कीमतों को रोक लगा। और आप देखो पाकिस्तान का क्या हाल, अगर हम ये कंट्रोल नहीं किए होते तो दिन दूर नहीं थे। 19 सितंबर 2022 से प्रभावी केंद्र सरकार चावल, ब्राउन राइस और सीमी मिल्ड के साथ साथ जो परबोल्ड राइस को छोड़ करके पूरी तरीके से मिल्ड राइस पर 20% का निर्यात शुल्क। ये तो बात अनाज की। दलहन में 2022-21, 2021-22, 2023-22 में जो मूल्य स्तरीकरण के लिए दालों का बफर स्टॉक बनाए रखा गया, और बफर स्टॉक से दालों में जो कैलिब्रेटेड रिलीज से बाजार कीमतों में संतुलन आया और दालें इतनी नहीं बढ़ी। 26 जुलाई 2021 को मसूर पर आयात शुल्क जो है 0% कर दिया गया, आयात शुल्क कम किया गया क्योंकि आसानी से चीजें सस्ते मिल जाए। इसके अलावा 12 फरवरी 2022 से मसूर पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर को 0% पर कर दिया गया था। आईसीडी की जो शून्य दर को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया। 30 मार्च 2022 को मुक्त श्रेणी के तहत तुअर और उड़द का जो आयात है वो 31 मार्च 2023 तक इनहंस कर दिया। सितंबर 1 2022 को केंद्र सरकार ने अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो है वितरण के लिए राज्यों और संघ क्षेत्रों में 1.5 मिलियन टन चना रियायती दर पर उपलब्ध कराने का फैसला किया। खाद्य तेल की बात करें तो केंद्र सरकार ने 2022-23 और 2023-24 के लिए 24 मई 2022 को कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर प्रत्येक के 20 लाख मीट्रिक टन के वार्षिक आयात पर सीमा शुल्क को जो एआईसीडी कोड है उसको छूट दी। दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक रिफाइंड पॉम ऑयल पर बेसिक ड्यूटी 17.5% से घटा करके 12.5% और 23 फरवरी 2022 से 30 सितंबर 2022 तक क्रूड पॉम ऑयल पर जो बेसिक ड्यूटी है 7.5 से घटा करके 5% कर दी। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक रिफाइंड पॉम ऑयल को मुक्त आयात की अनुमति दी। और यहाँ पर आप देखें, ये मैंने मेंशन करा है, ये हुआ दिसंबर 2000 यानी 14 दिसंबर 2021 की अधिसूचना के माध्यम से जो अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या किया गया।
इसमें से जो सभी खाद्य तेलों और तिलहनों पर लगाई गई जो स्टॉक सीमा को दिनांक 3 फरवरी 2022 के आदेश के द्वारा लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटाने, विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर स्टॉक सीमा और जो आवाजाही पर प्रतिबंध, आदेश 2016 के संशोधन करके 31 दिसंबर 2000 यानी 22 तक बढ़ा दिया गया। और इस उपाय से बाजार में जमाखोरी, कालाबाजारी जैसे मतलब किसी भी अनुचित प्रथा पर अंकुश लगा दिया गया। इससे खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने में तो ये चीजें, तो यहाँ तक आपने चीजों को देखा। अब देखो ग्रामीण शहरी मुद्रास्फीति में जो है अंतर कम हुआ है। जो ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति है इसमें डिफरेंसेस जो है कम देख मतलब अंतर कम हुआ है। देखो महामारी के वर्षों के दौरान जो देखी गई प्रवृत्ति से विपरीत, यानी वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण मुद्रास्फीति अपने शहरी समकक्ष के ऊपर रही, ज्यादा रही। और सीपीआई सी कंबाइंड आधारित मुद्रास्फीति, जो खाद्य आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में 8.3% के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद वैश्विक खाद्य कीमतों में सुधार और कृषि इनपुट लागत में कमी के कारण जो है गिरावट आई। और शहरी मुद्रास्फीति के लिए राहत अधिक स्पष्ट, क्योंकि दिसंबर 2022 में घटकर 2.8% हो गई। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण ईंधन मुद्रास्फीति अपने शहरी समकक्ष की तुलना में कम रही, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के विपरीत जलाऊ लकड़ी और गोबर के उपले जैसे पारंपरिक ईंधन की कीमतों पर दबाव कम। 5.16, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष और ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच जो अंतर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन वित्त वर्ष 2022 में दोनों के बीच एक व्यापक देखा गया काफी अंतर। मैं आपको शहरी और ग्रामीण मुद्रास्फीति को लेकर के एक स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ। आप देखो ये रूरल है, ये अर्बन है, रेड कलर पे ये रूरल है और ये अर्बन है। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है और ये आप इसमें से अंतर को प्रॉपरली देख सकते हैं। जो रूरल है अर्बन की अपेक्षा ज्यादा रहा, फूड इन्फ्लेशन में भी ज्यादा रहा। तो ये भी आप स्टडी, इसके साथ साथ जो ज्यादातर जो अधिकांश राज्यों और संघ क्षेत्रों में शहरी मुद्रास्फीति, ग्रामीण मुद्रास्फीति अधिक। और एक नीचे आप स्टैटिक्स देख रहे हैं कि जो शहरी मुद्रास्फीति से जो ग्रामीण मुद्रास्फीति जो अधिक, नीचे जो आंकड़े दिखा रहे हैं ये तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यूपी, असम, राजस्थान, जेएनके, उड़ीसा, झारखंड, यूके, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। मैं कहाँ पर यूके पे, यूके मतलब उत्तराखंड की बात हो रही। जो रेड कलर फाइनेंशियल ईयर 2023 और ये जो ब्लू कलर 2022, यहाँ पर आप देख सकते हो कि तेलंगाना में जो जो मतलब है 2023 में जो ज़्यादातर राज्यों में जो उच्च खुदरा स्थिति का मतलब जो खुदरा मुद्रास्फीति के हाल आप देखना कितना ज़्यादा। अब भी कोविड-19 के महामारी के कारण अप्रैल और मई 2020 के महीनों के लिए जो सूचकांकों की अनुपलब्धता की वजह से वित्त वर्ष 2022 की मुद्रास्फीति जून 2021 से मार्च 2022 के औसत पर पेस्ट है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 22 प्रमुख राज्यों को इसमें से वित्त वर्ष 2023 में अधिकांश राज्यों और संघ क्षेत्रों में उच्चतर ग्रामीण मुद्रास्फीति की अगर बात करें तो एक स्टैटिक्स और लगा है, रूरल सीपीआई कंबाइंड, अर्बन सीपीआई। और यहाँ पर ये जो है ये जीरो से देखो ना, ये जो कलर है ना, ये कलर, ये कलर जो है
मतलब ये जो जीरो से ये ऊपर जितना जो है ये डार्क होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि सबसे कम डार्क कौन है, यहाँ पर एक ये है। अब ये बताओ कौन है, कौन सा स्टेट है। ये एक डार्क है और एक ये डार्क है। सबसे ब्लू कौन है, ये देखो। इससे ज़्यादा तो मुझे ये भी लग रहा है ये सबसे, ये सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड इन्फ्लेशन है रूरल एरिया। आप अर्बन एरिया में देखो स्टेट्स में, ये जो स्टेट्स हैं, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 5 है, इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। बाकी के लेक्चर को हम प्रयास करेंगे कि उनको जो है शॉर्ट करें, पर यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो थोड़ा सा हमें ब्रॉडली कवर करना पड़ेगा। ये लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। इसी प्रकार से कोई अगर डाउट है या कोई इशू, आप हमें 95 थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।